हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आरो भाग 1 क्लास, हमारे रहेगी 11वीं। ठीक है, और 11वीं क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा, हम पढ़ रहे हैं लेखक परिचय। और लेखक परिचय में हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू का लेखक परिचय। ठीक है, यानी जीवन परिचय। तो बाकी के मैंने करवा दिए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका लगभग मैंने 8 कंप्लीट करवा दिए, 8 लेखक परिचय। ये 10 है और कल हमारा ये अंतिम रहेगा। इसी प्रकार से क्रमबद्ध रूप से हम कर रहे हैं 0 से लेकर 100 तक। ठीक है, अगर आप संपूर्ण पाठ्यक्रम करना चाहते हैं जिसमें आपका HPSC PGT हिंदी लिखित पेपर है यानी सब्जेक्टिव है, इसके साथ STET PGT है, और इसके बाद है जो आपका DET+B PGT है या KVS PGT है या NVS PGT है। तो ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो घंटी वाले निशान को जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उचित समय पर आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो अब हम देखिए शुरुआत करते हैं बगैर देरी किए। तो यहाँ हम देखेंगे, सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती हैं। तो देखिए, सच्ची संस्कृति दुनिया के हर कोने से प्रेरणा, सच्ची संस्कृति के या सच्ची संस्कृति दुनिया के हर कोने से, दुनिया को होना चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ को होना चाहिए। सच्ची संस्कृति को दुनिया के ही आएगा, हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन यह अपनी धरती पर पैदा होती है और जड़ जन मन में समाई रहती है। तो देखिए, ये जो कथन है उपसंहार है, यानी भारत की खोज जो उनका पाठ है वहाँ से लिया गया है। और तो ये लाइन मेरे बताने का मतलब ये है कि अगर आप ये लाइनें लिखोगे तो आप जो लिख रहे हैं, यानी जो जीवन परिचय लेखक परिचय लेखक का लिख रहे हो, तो उसमें क्या है 4 चांद लग जाएंगे। मतलब कि आपका जो पेपर चेक है उसमें क्या है, आप बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और ये छोटी छोटी बातें आप लिखोगे तो आपके नंबर बढ़ने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जो बच्चे नहीं लिखेंगे, भाई जाहिर सी बात है, अब क्या है 15% आपको करने हैं, सभी 15 करेंगे, तकरीबन सभी कर देंगे, लेकिन अच्छा और बेहतर कौन लिखता है उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। मान लीजिए आपका 10 नंबर का आता है लेखक परिचय, किसी ने इतना अच्छा लिखा वो 9 नंबर लेगा, और किसी ने सिर्फ NCERT, मैं ये बार बार कहती हूँ कि आपका जो आधार है NCERT है, लेकिन आप उसे सिर्फ आधार समझिए, ये नहीं कि सिर्फ NCERT में दिया वही लिखें। उसके साथ ही उसमें एक पाठ्यक्रम में स्पष्ट एक लाइन लिखी होती है कि आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट तक का पूछा जा सकता है, यानी स्नातकोत्तर तक का पूछा जा सकता है। तो आपको अपनी नॉलेज, आपका ज्ञान है वो स्नातकोत्तर तक बढ़ाना, यानी MA पोस्ट ग्रेजुएट तक का बढ़ाना है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर लिखने की कोशिश करें, ताकि आपके जो चयन के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएँ। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इनका जो जन्म हुआ था 14 नवंबर, यहाँ नहीं लिखा है, सभी जानते हैं 14 नवंबर जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये आप ध्यान रखेंगे, प्रयागराज भी लिखा हो सकता है। स्टेट की मैं PGT की बात करती हूँ। अगर मान लीजिए आपके तो 4 विकल्प होंगे, आपको लिखना नहीं है, PGT स्टेट की बात करते हैं, आपको लिखना नहीं है, आपके विकल्प होंगे। तो हो सकता है कि आपके विकल्प में प्रयागराज हो जाए, तो ये उसी का नाम है। इलाहाबाद और प्रयागराज एक ही जगह का नाम है। ये मतलब समय के अनुसार इनके बदलते रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इनकी माता का नाम देख ले, माता का नाम है स्वरूप रानी, जो NCERT ने नहीं दर्शाया है। और पत्नी का नाम है इनका कमला देवी, कमला नेहरू, पत्नी का नाम है कमला नेहरू और माता का नाम है स्वरूप रानी। पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, जो पेशे से, यानी उनका पेशा था, उनका व्यवसाय कह लीजिए आप, व्यवसाय पेशा एक ही बात होती है, ये वकील थे। और इनका एक ही बच्चा हुआ था जो है इंदिरा गांधी, एक ही लड़की थी जो इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ऐसा आप सभी जानते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। मेरी कहानी, तो ये आत्मकथा आप अवश्य याद रखेंगे, हर लेखक की अपनी आत्मकथा है या उनकी जीवनी है, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो साहित्य में तो वो महत्वपूर्ण है ही है, इसके साथ जो आप लेखक परिचय लिख रहे हो उसमें भी ये महत्वपूर्ण है।
और आत्मकथा जीवनी का एक टॉपिक बनता है आपके जो गद्य विधाओं में, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये इंदिरा गांधी के लिए इन्होंने लिखा था। तो ये है हिंदी अनुवाद, जो हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और ये पहले ये पहले प्रधानमंत्री थे। ये क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे, जो हमारे देश के आज़ाद होने के बाद तुरंत बाद बने थे। और जो इनकी बच्ची थी, जो इंदिरा गांधी थी, इनकी बेटी, ये भारत की पहली महिला आई तो इंदिरा गांधी, यानी इन्हीं की बेटी। अगर पहली बार प्रधानमंत्री आ जाए तो जवाहरलाल नेहरू। ये छोटे बच्चों वाली बात है, लेकिन इसे आप याद रखेंगे। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया, लेख और भाषणों का संग्रह। तो देखो यहाँ तक आप ध्यान देंगे, यहाँ तक से लगाकर यहाँ तक क्या है? हिंदी अनुवाद, इन रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया गया है। ये अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान रखते थे, तो इनकी रचनाएं ज़्यादातर आपको अंग्रेजी में ही मिलेंगी। तो आप देखेंगे मेरी आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, में क्या है? हिंदी अनुवाद है। मतलब इन रचनाओं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता, उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि, लेख और भाषणों का संग्रह। तो यहाँ देखो हिंदुस्तान की समस्याएं से लगाकर और यहाँ तक क्या है? लेखक और भाषणों का संग्रह है। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि का लेखक और भाषणों का संग्रह है। तो ये सभी आप याद रखेंगे, इनकी रचनाएं हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं इनकी मृत्यु की बात करती हूँ। इनका स्वर्गवास हुआ था 27 मई नई दिल्ली हुई। दिल का दौरा पड़ने से इनका देहांत हो गया था 27 मई 1964 को नई दिल्ली में। 27 मई 1964 को नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से। लेकिन ये कहाँ के थे? इलाहाबाद के थे। और इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज आ जाए तो भी वही उत्तर रहेगा, यानी एक ही जगह है। स्थान का नाम समय समय पर परिवर्तित कर दिया गया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए बच्चा, जो भी पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ये वीडियो बता देती हूँ कि किस किस के लिए महत्वपूर्ण। कई बच्चों को अपने पाठ्यक्रम का नहीं पता होता, थोड़ा सा समय लूँगी। देखिए ये एचपीएससी पीजीटी जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसके लिए महत्वपूर्ण है। जो लिखित पेपर होगा सब्जेक्टिव एचपीएससी पीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग के लिए। इसके साथ एचटेट पीजीटी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। केवीएस, एनवीएस, DSSB, ये सभी इन पीजीटी के जो एग्जाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगर ऐसे ही आप क्रमबद्ध रूप से, हम कभी ये नहीं कि एक वीडियो उसी की उठा ले, एक टॉपिक वहाँ उठा ले, ऐसे मैं नहीं करती हूँ। आपको पता है सभी को, जो पुराने बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए हैं, हम 0 से लेकर 100 तक तैयारी कर रहे हैं। और इसी प्रकार क्रमबद्ध रूप से तैयारी करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगी, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक से उससे जुड़े, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। तो निःशुल्क का फायदा उठाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को अवश्य दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। भाई इनके पिता पेशे से वकील थे, तो अच्छे वकील थे, मतलब नामी वकील थे। तो जाहिर सी बात है कि संपन्न परिवार होगा। इनके पिता वहाँ बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई है। देखिए जो लिखित पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो नहीं, ये लाइन भी महत्वपूर्ण है। ये आपको लाइन लिखने। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? घर पर हुई थी। लेकिन उस शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड के हैरो कैम्ब्रिज में गए थे। अब जो एचटेट की बात करते हैं उनके पास 4 विकल्प होंगे। आप विकल्प के अनुसार अपना जो सही विकल्प चयन कर सकते हैं। और एनवीएस, केवीएस, DSSB वाले भी यही करेंगे। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। भाई देखो इन्होंने क्या है, इंग्लैंड से ही क्या है, वकालत की थी। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। और जो उनकी प्रारंभिक यानी शुरुआत की जो शिक्षा रही थी वो कहाँ रही थी? वो हमारे देश भारत में इनके घर पर ही थी। उनकी पुकार पे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। अब देखो गांधी जी से काफ़ी जो नेता थे, जो लेखक थे, प्रभावित हुए थे, जो लिखने वाले थे।
तो इन्होंने भी ये भी क्या प्रभावित हुए। उन्होंने पहले वकालत की इंग्लैंड में, फिर वहाँ से आने के बाद ये नेहरू जो आज़ादी के आंदोलन के लिए महात्मा गांधी संघर्ष कर रहे थे, तो उनके शांत आंदोलन में ये कूद पड़े। उनकी पुकार पढ़ाई, मतलब जब गांधी जी ने प्रेरित किया युवाओं को भी आप आंदोलन में भाग लीजिए बढ़ चढ़ कर देश की आज़ादी के लिए, तो इन्होंने भी आंदोलन में भाग लिया था। आगे चलकर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा है। तो ये लाइनें मैं कहती हूँ आपको हिंदी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, इसके साथ आपकी जीएस के लिए नहीं, जो आपकी जीएस ये जो आपकी जीके जनरल नॉलेज आती है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि महात्मा नेहरू जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो आप ध्यान रखेंगे 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1929 में। तो ये लाइनें भी आप याद रखोगे, ठीक है। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू की पहले प्रधानमंत्री बने। ये मैं बता चुकी हूँ, वैसे छोटे बच्चों का सवाल है, दूसरी तीसरी वाले बच्चे भी जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, जो इन्हीं की बेटी थी, एकमात्र बेटी थी इनकी इंदिरा गांधी। भारत के निर्माण में अंत तक जुड़े, देश की विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। आर्थिक और औद्योगिक प्रकृति था, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति क्षेत्रों में शामिल थी। और नेहरू जी को बच्चों के प्यार से क्या कहते थे? चाचा नेहरू कहते थे। तो ये आप याद रखेंगे भाई। देखो जो इनने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई थी जब ये देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं से हमारे देश का काफ़ी विकास हुआ है। तो ये इन्हीं के द्वारा चलाई गई थी। और प्यार से बच्चे इन्हें क्या बोलते? चाचा नेहरू। और ये अपनी शेरवानी में एक गुलाब का फूल रखते थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शांति, अहिंसा और मानवता की हिमायत। नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। अब देखिए भाई, देश, ये जाहिर सी बात है, जब हमारा देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था तो चारों तरफ हिंसा का बोलबाला था और आंदोलन चल रहे थे। इन्होंने क्या? शांति बनाए रखो, अहिंसा और मानवता के धर्म, यानी मानव का क्या धर्म है, वास्तविक धर्म क्या है, उनकी ओर इन्होंने लोगों को अग्रसर किया, प्रेरित किया। और विश्व शांति का क्या उपदेश दिया? प्रचार किया। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय। अब कई बार क्या है, मैं स्टेट की बात करती हूँ और जो केवीएस एनवीएस है या DSS पीजीटी वाले बच्चों की बात करती हूँ, उनके पास क्या है? 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्प होंगे। भारत माता, ये पाठ का नाम क्या है? भारत माता, जो आपके आरो भाग 1 यानी 11वीं की पुस्तक में दिया गया है। तो उनसे ये पूछ लिया गया कि प्रस्तुत पाठ कहाँ से लिया गया है। तो इसमें 4 विकल्प होंगे और उनकी रचनाएं या तो फिर नेहरू की रचनाएं होंगी या और दूसरे लेखक की रचनाएं भी दी होंगी। तो आपको एक विकल्प का चयन करना है, जिसे आप ध्यान से देखेंगे और उसका चयन कर देंगे। अब मैं लिखित परीक्षा की बात करती हूँ तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी ये हो जाती है कि उनके सामने विकल्प नहीं होते, उन्हें लंबा अपनी मेमोरी में रखना होता है। तो आप इसे याद करेंगे, एक बार नहीं 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे, आपको अच्छी प्रकार से तैयारी हो जाएगी, आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं एक बात और करती हूँ कि बहुत से बच्चों में रिजल्ट कब आएगा? देखो भाई, रिजल्ट आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लेगा। वही बात है, मैं करी, सबने मेहनत की, सबका सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन अगर रुक जाता है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और आपको लग रहा है थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो हो जाते। तो बार बार पूछ रहे मैम इतने पर लिस्ट जाएगी। देखो बच्चों, कहीं ना कहीं मेहनत आपकी जरूर रंग लाएगी। अगर आप मेहनत कर रहे हो, ये वीडियो आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप नौकरी पाने के लिए बड़े उत्सुक हो, जागरूक हो। मैं ये नहीं कह रही आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मतलब ये कि आप कोई भी वीडियो देख रहे हो या पढ़ रहे हो तो आपके अंदर है वो कामयाबी हासिल करने की ललक, उत्सुकता। तो इसलिए ये सवाल बार बार, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, आपको सवाल का जवाब देते। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन आपकी जो सब्जेक्टिव की तैयारी कितनी, आपके पाठ्यक्रम में पकड़ कितने, वो आप देखिए बार बार रिवीजन के। जब तक आपका रिजल्ट आए, जब तक आपका परिणाम घोषित हो, जब तक आपको पूरा पाठ्यक्रम एक बार तैयार कर लेना है। अगर वो नहीं होता तो आप पिछड़े हुए हो। और जैसे ही अगली डेट की घोषणा हो, आप तुरंत रिवीजन के लिए लग जाइए और अपने एक सीट पक्की कर लीजिए, ताकि आपको बार बार उसमें भी आपके मन में ये नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, आपके अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए, मैंने मेहनत की, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर ईमानदारी से मेहनत की है तो।
ठीक है। हिंदुस्तान पाठ हिंदुस्तानी कहानी का 5वां अध्याय है। जो हिंदुस्तान की कहानी है ये प्रस्तुत पाठ के जो आपकी भारत माता है उसका ये 5वां अध्याय याद रखें। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ ने किया है। अब अंग्रेजी, ये पहली बार क्या है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, लेकिन अंग्रेजी भाषा से दूसरी भाषा में किसने लिखा है? हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखा। ये आप याद रखेंगे। इसमें से पंडित नेहरू ने बताया कि किस देश के कोने कोने में आज जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि नेहरू इस समय बांटने कोई हिंदुस्तान एक है। मतलब कि उन्होंने कहा कि जब भी मैं जलसों में जाता, यानी जलसा का मतलब होता है जैसे सभाओं में जाता, तो वहाँ मैं देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। मेरे साथ देश की जनता भी कर रही थी। तो देश के लोगों को, जो खास करके जो युवा लोग थे, उनको मैं ये संदेश दे रहा था कि अनेक हिस्सों में, हमारा देश अनेक हिस्सों में नहीं बंटना चाहिए, हिंदुस्तान एक है और इसमें एकता स्थापित होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम गुटों में या मतलब बट गए तो हमारे देश को आज़ादी में बहुत और भी ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए हमेशा एकता में ही क्या है सफलता है, एकता में ही, अनेकता में एकता है। मतलब हमारे देश की भौगोलिक स्थिति अलग है, ठीक है, भौगोलिक स्थिति भी अलग अलग है और क्या भाषा भी अलग अलग है, रहन सहन धर्म भी अलग है, लेकिन हमारा देश तो एक है। तो विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न संस्कृतियों के लोग अपने देश से प्यार करते हैं। ठीक है। एक अपार फैलाव के बीच एकता के आधार है। और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नीति एक ही तरीके से बिनती पकड़ती है, पूरे पाठ की विषय वस्तु है। मतलब इसके पूरे पाठ की यही विषय वस्तु अगर आप पढ़ोगे तो कि हमारा देश क्या विभिन्न संस्कृति हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और क्या विभिन्न अलग अलग व्यवसाय करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में अपनों के प्रति एकता है, वो अलग नहीं होंगे। मतलब जब एकता, अनेकता में क्या है एकता है। ठीक है। तो ये इसमें वो कहा गया है इस पाठ के अंदर। इसी क्रम में नेहरू ने भारत माता शब्द पर विचार किया। मतलब कि ये क्या है इस पाठ में जो दिया गया है वो क्या है, एक अनेकता में एकता के लिए एकता का उपदेश दिया गया है। उसमें इस पाठ में लिया गया है कि मतलब कि जो हम भाई लोगों से जहाँ पर जलसों में जा रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो वहाँ लोगों से पूछ रहे थे भारत माता क्या है, तो सभी लोग बोल रहे थे। एक बार इन्होंने जलसे में पूछा जैसे एक युवा से भी भारत माता क्या है, तो इन्होंने भारत माता हमारी धरती है, धरती पर जितनी, तो ये कह रहे हैं कि भारत माता सिर्फ हमारी धरती ही नहीं है, ये जितनी धरती पर जितने भी विषय वस्तु है, पेड़ पौधे जानवर हैं या फिर संस्कृति है, जो हमारे देश तक आकाश फैला हुआ है या आकाश के अंदर जो ब्रह्मांड है वो सब भी हमारा है। ठीक है। तो ये इन्होंने समझाने का संदेश दिया है, जो भारत के युवा पीढ़ी के लोगों तो वो सबको जन जन तक ये उपदेश पहुंचाया है। ठीक है। इनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब करोड़ों लोगों की जय कहने का जरूरत नहीं कि छोटे आकार के वजह से लेख का कथित विराट प्रस्तुतिकरण दे। मतलब कि ये भारत माता का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका जो हम गूढ़ अर्थ, इसके रहस्य को जानेंगे तो ये बहुत बड़ा अर्थ है। भाई भारत माता से मतलब पूरे देश से मतलब है, वहाँ के जीव जंतुओं से, जानवरों से, वहाँ की वस्तुओं से, पेड़ पौधों से, प्रकृति से, आसमान से, मतलब जितने भी हमारे देश से जो भी मिलता है वो सब भी हमारी क्या है भारत माता है, मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर मैं थोड़ी देर आपका लेना चाहूँगी, बहुत से बच्चे मैं कैसे आएगा, देखो 15 जो आपको क्वेश्चन करने जरूरी नहीं कि सारे ही प्रश्न आपके क्या है 10 नंबर के आएंगे, कोई 2 नंबर का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 8 का भी आ सकता है। और हर प्रश्न के सामने होगा कि 10 नंबर का है और इतने शब्दों में लिखिए, मान लीजिए 200 शब्दों में, 300 शब्दों में, 150 में। तो अभी से आपकी तैयारी करें, लिखने का अभ्यास करें। ठीक है। और आलोचनात्मक ढंग से पढ़े, मतलब किसी भी कहानी को, किसी पाठ को पढ़ने बैठें तो आलोचनात्मक मतलब कि आप उस स्थिति में होते तो क्या करते, आप इस समस्या, तो आपको क्या करना है, हर समस्या में, हर वीडियो में बताती हूँ, मेरे पुराने बच्चे जानते हैं कि हर समस्या में आपको क्या रहना है, सकारात्मक रहना है। ठीक है। और भौतिक वस्तु को इतनी क्या मान्यता नहीं देनी है, तो आपको सकारात्मक रहना है कि मैं कर सकता हूँ, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। ठीक है। तो जब भी कोई कहानी अपने शब्दों में लिखे तो उसका अपने विचार उसमें आप मतलब जोड़ोगे, अपने विचार जोड़ सकते हो, लेकिन आपके विचार कैसे होने, किसी चीज़ को उपदेश ही ना दे, इसको यानी प्रेरणा स्रोत ही ना बनो, तो प्रेरणा स्रोत बनिए, आने वाली पीढ़ी आपसे प्रेरित हो सके, ऐसे आप जरूर लिखेंगे। ठीक है। सम्मान की मैं बात कर लेती हूँ, इनको सम्मान कौन सा मिला है, तो इनको सम्मान मिला है जो भारत का सबसे बड़ा यानी सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है। आप सभी जानते हैं सर्वोच्च सम्मान है, और जो है सर्वोच्च सम्मान कौन सा इसमें है, 1955 नेहरू जी
को देश के सर्वोच्च नागरिक में किसी क्या मिला, भारत रत्न पुरस्कार मिला है। इन्हीं जो है जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, जो अपने देश का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा सम्मान है। और ध्यान रहे बच्चों, इसमें क्या आपको पजल करने के लिए भी दिया गया कि इसमें कितनी राशि यानी कितने पैसे मिलते, तो इसमें कोई पैसा नहीं मिलता है। जो एक वो होता है ना, मतलब पीपल के आकार का एक पत्ता होता है जो हमारी शान का प्रतीक है। और बाकी वो सारे होते हैं, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, बढ़िया स्कूल दिलाना, तो ये सभी याद रखेंगे। 1955 नेहरू जी के देश को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से पहले प्रधानमंत्री भी नवाजा, ये बता चुकी हूँ मैं। और आप सभी जानते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे ये, और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मान मिला है। और ये हर क्षेत्र में भारत रत्न दिया जाता है। मैं आपको बता दूँ कि लगभग मेरे ख्याल से जो अच्छा खिलाड़ी होता है और जो देश के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है, जागरूक करता है लोगों के लिए, समाज सेवा में दिया जाता है, तो ये सर्वोच्च सम्मान है। ये इसमें राशि वगैरह नहीं मिलती है, इसमें कि पीपल का पत्ता जो स्मृति के लिए दिया जाता है, और इससे बड़ा हमारे देश का कोई सम्मान नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था इसके लिए जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय। ठीक है, इनकी आत्मकथा, इनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, उसके बच्ची का नाम याद रखेंगे। बच्ची तो है इनकी पहली महिला प्रधानमंत्री है जो, ठीक है, इंदिरा गांधी है। और इनकी जो रचनाएं वो भी आप याद रखेंगे। अब मैं बता देती हूँ कि आपको लिखित वाले इसके लिए बार बार इसे देखकर लिखने का अभ्यास करेंगे। जो एस्टेट वाले हैं, KVS DSSB वाले हैं, वो इनसे याद करेंगे। इनको 4 विकल्प आपके सामने करेंगे, वो आप चयन कर सकते हो। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और शेयर अवश्य कर दिया करो। आप शेयर नहीं करते, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। और कमेंट बॉक्स में आप क्या मतलब आपकी जो भी क्यूरी है भी, अगले कल मैं इसको समाप्त कर दूंगी गद्य भाग 11वीं के गद्य भाग को, फिर हम पद्य भाग पढ़ेंगे। इसी तरह से मैं आपको व्याख्या भी करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, व्याख्या, लेखक का भी परिचय भी करवाऊंगी, लेकिन मैं आपको पाठ नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों नहीं पढ़ाऊंगी? क्योंकि आपका समय ज़्यादा खराब हो। एक बार मैं पढ़ा रही हूँ, फिर आप पढ़ रहे हो, आपको खुद को तो पढ़ना ही पढ़ना है। और आप सब ने नेट क्वालिफाइड है या JRF है या PhD है, तो इतनी तो आपको समझ है कि आप इस पाठ को पढ़कर समझ सकते हो, तो इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये मैं पाठ आप खुद पढ़ लेंगे, आपके समय की बचत होगी, और आप एक बार पढ़कर ही याद हो जाता है। लेकिन मैं लेखक, कवि परिचय, व्याकरण और साहित्य, इसके साथ ही मेरे पास समय बचता तो मैं इनका रिवीजन भी करवा दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।